हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिलाना एकेडमी। देखिए, आप जानते हैं कि मैंने क्लास 11 फिजिक्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी। आई होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और रिवाइज किया होगा। एंड क्योंकि आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम सेंटीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसकी डेरिवेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में कुछ एंड में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए कि किस तरीके से हमने इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, देखिए हमें शुरुआत करनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने से। सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको सेंट्रीपिटल क्यों कहा जाता है। देखिए, हमारे फिजिक्स के अंदर जब हम कोई भी टर्म ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल है उसका असली मतलब होता है सीकिंग टूवर्ड्स इनवर्ड, मतलब एक ऐसी एक्सेलरेशन जो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करती हो, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर, अगर पहली बात तो एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो उसकी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो हर एक पॉइंट पर, अगर मैं मानता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन हर एक पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर एक्ट होने वाले स्पीड की डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी मान लेते हैं v1 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है आपकी v2 है। क्योंकि वेलोसिटी में आपके चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देयरफॉर ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है तो मतलब है कि उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का तरीका भी आना चाहिए, और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन करने वाला हूं, जिस डेरिवेशन के अंदर आप लोगों को मैं ये समझाऊंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड की जाती है और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आज का लेक्चर जो है पूरा डेडिकेटेड है इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अराउंड ही। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम एक अपना सर्कुलर पाथ जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मेरा एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर क्या है, उसका सेंटर पॉइंट है। अब मान के ये चलते हैं कि एट टाइम टी, ठीक है, एट टाइम टी, देखिए मैं आपको पहले भी कहा है कि मैं बड़े आराम आराम से करवाऊंगा। आपने अगर जल्दी से देखना और सीखना चाहते हो तो इसका स्पीड 1.25 कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड बढ़ जाएगी बोलने की। यहाँ पे उससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक अगर इससे तेज़ सुनना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने आराम से पेस में ये टॉपिक को अच्छे से कराना चाहता हूँ कि दोबारा कभी किसी बच्चे को किसी और वीडियो को देखना ना पड़े और वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। सो मान लेते हैं कि एट टाइम टी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पर है, एंड एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी वही जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट क्यू पर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इस सर्कुलर पाथ का ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये आपका रेडियस है, दैट इज आर, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप बीच में देख रहे हो मैं इसको डेल्टा थीटा यहां पे ले रहा हूं। अब सबसे पहले इस पॉइंट P का अगर मुझे डायरेक्शन शो करना है या इस पॉइंट P पर वेलोसिटी शो करनी है तो उसको शो करने का जो तरीका है वो ये होगा, आई हैव टू जस्ट मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इसलिए मैंने ऊपर टेंजेंट बनाया है, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो मैं नीचे की तरफ बनाता। तो यहां पर ये हो गई वेलोसिटी v1। अब अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करूं तो यहां पर ऐसे ये जो क्यू पॉइंट आप देख रहे हो इसमें स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो ये एग्जैक्टली वही है जो इस पॉइंट P पर है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए टेंजेंशियली आप इसको ऐसे शो करेंगे और आप इसको नया वेलोसिटी v2 का नाम देंगे। तो अब ना
इसको रेफरेंस में लेते हुए हम यहां पर एक और ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं, मुश्किल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत इजी रहेगा। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, ये जो पी क्यू आपके पास आर्क है, इसका जो लेंथ है वो मैं पी क्यू कोड के बराबर ले लेता हूं। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मैंने पी और क्यू को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये पी क्यू जो है इस केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है आपका। अगर आपका डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी टाइम जो है वो बहुत ही स्मॉल अगर मैं ले लेता हूं, तो पी क्यू की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली पी क्यू का जो आर्क है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब असलियत में पी क्यू एंड पी से क्यू जो आर्क का लेंथ है वो लगभग एक जैसा हो जाता है अगर टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाता है। सो पी क्यू जो आर्क आप देख रहे हो और ये जो पी क्यू है डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो अल्टीमेटली ये जो पी क्यू आर्क है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, डेल्टा एस ही होगी, क्योंकि हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो डेल्टा टी है वो बहुत ही स्मॉल है। और इस बात का इस्तेमाल हम इसके डेरिवेशन में भी करेंगे थोड़ा आगे जाके। तो पहले मैं आपकी जो भूमिका है, जो बैकग्राउंड है, वो पहले आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअलिटी में ये है क्या और क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स P एंड Q है, अब बड़े ध्यान से समझना मैं कर क्या रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पे A पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं। अब ये जो मेरा V1 यहां पे मैंने शो किया था, अच्छा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो V1 वेक्टर ऐसे में शो कर देता हूं। ठीक है, तो इसका इक्वल वेक्टर, नाउ व्हाट डू मीन बाय इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगी? जब ये जो लाइन की लेंथ है वही सेम लेंथ में यहां पर शो करूंगा और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगी, तो वो मैंने यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो V2 है ना, इसी को मैं ए पॉइंट में बनाना चाहता हूं बट इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर फिर से कैसे बनाऊंगा, लेंथ वही रहेगी और डायरेक्शन भी वही रहेगी। तो देखिए लेंथ वही है, डायरेक्शन वही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका V2 वेक्टर हमारे पास यहां पे आ जाएगा। ओके, सो मैंने क्या किया है, ये ए से लेके ये पॉइंट जो है मैं इसको बी मान लेता हूं, ये मेरा बी पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैं अपना सी पॉइंट मान लेता हूं। अब दो तीन बातों को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मेरा जो ए बी है वो मेरा ए सी के बराबर है, जो कि मैं v ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू सेम होती है। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों एक दूसरे के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कह देते हैं कि वेलोसिटी डिफरेंट है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बात को समझना है। जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को स्टडी करना पड़ता है, इसलिए कभी कभार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। नहीं तो आप पहले वेक्टर्स को समझिए, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अपलोड कर दी है। आप आराम से उसको पहले अच्छे से स्टडी करें कि वेक्टर होता क्या है, कैसे उसको स्टडी किया जाता है, तब जाके आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बात को समझते हैं अब यहाँ पे। इस कंडीशन में मैं यहां पर एक ट्रायंगल लॉ लगाने वाला हूं। तो ये देखिए ट्रायंगल लॉ क्या है आपका, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ए टू बी और बी टू सी, ये ए बी और बी सी सेम ऑर्डर में है, तो ये जो ए सी है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, हमारा जो ए सी वेक्टर है वो एक्चुअली में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के बराबर होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने ट्रायंगल लॉ के बारे में बताया था कि जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं तो उनका सम उस तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है जो ऑपोजिट ऑर्डर में बनाया जाता है। इसका मतलब है कि बी सी वेक्टर एक्चुअली में क्या है, ये है आपका ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज ए सी? V2 वेक्टर। व्हाट इज AB? V1 वेक्टर। तो ये BC क्या हो गया?
दिस इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर। तो BC वेक्टर एक्चुअलिटी में आपको क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। और आप यहां पे देख सकते हो कि इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ ही पॉइंट करता है। बाकी अभी टेंशन ना लीजिए, मैं इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने की और कोशिश करता हूं। तो आई होप आपको यहां तक तो क्लियर होगा कि मैंने चेंज इन वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल ली है। ठीक है, चलिए। तो हमने पहला क्या कंडीशन देखा? हमने ये देखा कि सर हमने डेल्टा टी जो है वो बहुत स्मॉल लिया है, जिसकी वजह से ये जो आर्क की लेंथ है और ये जो कोड बनाया गया है इन दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और ट्रायंगल क्रिएट किया। अब आपको एक बात और बताऊं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, आपको पता है ये एग्जैक्टली डेल्टा थीटा के बराबर ही है। और मेरे कई स्टूडेंट्स को हमेशा ये कंफ्यूजन रहा है कि सर ये डेल्टा थीटा कैसे हो सकता है। सिर्फ वही बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से ये बातें समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज थोड़ा समझना। बात यह है कि देखिए मेरे पास ये एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया, ये उसका सेंटर पॉइंट है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरा P पॉइंट है और इस P पॉइंट को टेंजेंशियली मैंने ऐसे शो किया, और ये जो देख रहे हो आप, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, टेंजेंशियली थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ ये। तो ये जो है ये मेरा V2 वेक्टर है और ये मेरा V1 वेक्टर है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि ये R है, ये मेरा R है, और इसके बीच में जो एंगल था वो डेल्टा थीटा था। मुझे सिर्फ एक काम करना था, और वो ये कि इस टेंजेंट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना था, बस इतना मुझे काम करना था। अगर मैं उसको ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल जैसी चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इन चारों का जो सम होगा, एंगल का सम होगा, वो 360 डिग्री होगा। अब बात को प्लीज समझें, अगर ये एक टेंजेंट है तो इसलिए रेडियस के साथ इसका एंगल होगा 90 डिग्री। अगर ये एक टेंजेंट है तो इसका एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। और अगर ये डेल्टा थीटा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये वाला एंगल फाइंड करता हूं, इसको नाम हम दे देते हैं, लेट इट बी एक्स ले लेते हैं। मुझे एक्चुअलिटी में निकालना है ये एक्स डैश निकालना है मेरे को, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस डेल्टा थीटा प्लस 90 और 90 बिकम्स 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आपके पास आ जाता है। तो x इज इक्वल टू, अगर 180 को 360 से माइनस करें तो 180 डिग्री ही बनेगा, माइनस में डेल्टा थीटा आ जाएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन में x और ये जो x डैश है इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो x डैश आपका जो मुझे एक्चुअली में निकालना है वो 180 माइनस x हो जाएगा। तो आप 180 डिग्री माइनस ऑफ 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा यहाँ पे कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स नहीं, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर डेल्टा थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि V1 वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो डेल्टा थीटा का ही एंगल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए आपको वापस मैं लेके चलता हूं अपने इस डेरिवेशन की तरफ। तो यहां तक हमने कई बातें जो हैं वो समझ ली हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इस चीज को डिराइव करने वाला हूं। सेंटीमीटर, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, इसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो बस इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये सब हटा देता हूं यहां से, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दिस, और फिर यहां पर मैं अपनी डेरिवेशन कर देता हूं। देखिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल कंसिडर करूंगा, ट्रायंगल POQ एंड जो ट्रायंगल है दैट इज BAC। मतलब मैं एक ये ट्रायंगल ले रहा हूं और एक ये ट्रायंगल ले रहा हूं, वो इसलिए ताकि मैं रेडियस को रिलेट कर सकूं अपने वेलोसिटी के साथ और ताकि जल्दी आंसर बन सके, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों को प्रूव करूंगा कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और फिर आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज जो है वो आपस में सेम हो जाएंगे, राइट। तो देखिए मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि OP ओवर OQ अगर मैं करता हूं, देखिए OP
ओवर ओ क्यू, तो ओ पी भी आर है, ये भी आर है, तो वैल्यू 1 आ जाती है। उसी तरह अगर मैं ए बी अपॉन बी सी करूंगा, ए बी अपॉन बी सी करूंगा, तो ए बी मतलब हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन तो वी ही है। सिमिलरली बी सी का बी सी नहीं करना मेरे को, ये मुझसे थोड़ी गलती हुई है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ए बी अपॉन ए सी मुझे करना है, यहाँ पे ए सी मुझे करना है, तो ये वी आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इससे तो ये प्रूव हो गया ना कि OP ओवर OQ हमारा बराबर है AB ओवर AC के। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सबसे पहला स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है, आराम से आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, क्लियर कर दी मैंने कि भाई इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या है, सेम है। इसके बाद अभी मैंने जस्ट आपको प्रूव किया कि एंगल POQ मेरा सेम है एंगल BAC के, जो कि डेल्टा थीटा है। जस्ट आपको मैंने अभी प्रूव करके वो वाली बातें बताई हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि मेरा ये जो ट्रायंगल है दैट इज POQ वो सिमिलर है ट्रायंगल BAC के। तो अपना नोटबुक निकाल लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए प्लीज। जितना नोट करेंगे, जितना लिख के देखोगे, देखो आपकी उतनी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैं अपना तभी पेस धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप आराम से हर चीज नोट कर सको। अब हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि हमारे पास क्या नाम है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं करूंगा कि भाई पी क्यू ओवर ओ पी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। तो मैं इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है उन दोनों को बराबर पुट कर रहा हूं। क्लियर जी, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये करने के बाद जब आपका ये सब हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनकी वैल्यूज डालनी है। अब जहां तक पी क्यू की बात है वो मैं डेल्टा एक्स डेल्टा एस ऑलरेडी लिया था, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, तो डेल्टा एस मैंने लिया। और जहां तक ओपी की बात है वो मैंने आर ले लिया, इज इक्वल टू बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये डेल्टा वी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसके बारे में भी, आपने अपने नोट किया होगा, नहीं है तो वीडियो को थोड़े पीछे जाइए, मैंने बताया था आपको। डिवाइडेड बाय यहाँ पे v आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं ए बी लेता हूं तो ए बी क्या है, लेंथ बताता है इस वेक्टर का, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है, v आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहां से मैं डेल्टा वी निकाल लूंगा। सो डेल्टा वी में क्या आ जाएगा, v अपॉन आर इंटू डेल्टा एस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, बस अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो बहुत सिंपल है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब जैसे हम डिवाइड करेंगे यहां पे आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखिए यहां पे डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आया, साथ में है वी बाय आर, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी आपके पास आ गया। तो आर्टिकल के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी कि हमारा जो डेल्टा टी है वो हम बहुत स्मॉल ले रहे हैं। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, दोनों में लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे डेल्टा टी अप्रोच टू 0। तो ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हो जाएगा, इज इक्वल टू वी बाय आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया जाता है उसका जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम कर दिया जाए ताकि उसकी वैल्यू अप्रोच टू 0 हो जाए, तो हम उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस मतलब क्या करना है, कुछ नहीं, बस dv बाई डी टी आप यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा v बाय आर और ये आ जाएगा ds डिवाइडेड बाय डी टी। dv बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है तो ये a लिखा जाएगा, और ये जो आपके पास है v बाय आर, साथ में अगर आप देखोगे ds बाई डी टी, व्हाट इज ds बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन आपके पास आ जाता है v स्क्वायर पर आर। तो इस तरीके से आपका ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है, आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा v जो है वो r ओमेगा के बराबर होता है,
तो एक्सेलरेशन यहां पे आ जाएगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको आप लिखेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आर आएगा, ये इससे कट जाएगा और फाइनली ए जो है वो हमारे पास आ जाता है दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये है वो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो आई होप यार समझ में आया होगा। कोई तरह मुश्किल तो है नहीं है, आराम से किया जा सकता है, राइट। तो बस इस तरीके से आप अपना ये जो आर्टिकल है ये डिराइव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। कोई डाउट यहाँ पे? पक्का? डन ना? चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट अब हम और क्या कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि सर क्या ये एक्सेलरेशन जो आप यहाँ देख रहे हो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? आंसर है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इज वेरिएबल इन नेचर, इज वेरिएबल। अब बोलेंगे सर वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। देखो, मानता हूं कि इस पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन देखेंगे पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर, इस पे देखूंगा तो भी पॉइंट टुवर्ड द सेंटर, इसमें भी पॉइंट टुवर्ड द सेंटर, इसमें पॉइंट टुवर्ड द सेंटर। बट अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्टडी करूं तो देखो, अगर ये देखूंगा तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है साउथ के डायरेक्शन में, ये जा रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो आप खुद देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पर सर्कल के रेफरेंस में देखा जाए इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर, लेकिन अदरवाइज अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से देखूंगा तो लगातार इसके डायरेक्शन में चेंज आ रही है। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये भी एक वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहता हूं, फिर हमारा पार्ट यहीं पे खत्म होगा। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो यार तो मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब बताई है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? सबसे पहले हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा को देखो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी में डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करो, चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम को डेल्टा टी से। तो ये है आपके अल्फा को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। देखिए, ये मान तो इंस्टेंटेनियस है, बट अगर एवरेज पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि ये चीज यहाँ पे तब बनती है जब हम लिमिट ले लेते हैं डेल्टा टी अप्रोच टू 0 का, बस तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब आप चाहे तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अदरवाइज ये ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, यूनिट की बात कर लेते हैं यार। देखो, यूनिट की अगर बात करें तो ओमेगा का हमारे को याद है ये रेडियन पर सेकेंड होता है, और नीचे का एक्स्ट्रा टाइम है तो 1 सेकेंड और आएगा, जिसकी वजह से इसका यूनिट बन जाता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है इसका अप्रोप्रिएट यूनिट जिसका हमने इस्तेमाल करना है। ओके, इसके अलावा एक चीज और करनी है, वो है हमें रिलेशन फाइंड करना है बेटा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्टेप नंबर 1, अगर मैं बात कर रहा हूं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी की, तो हमने एक रिलेशन किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा का, बहुत सिंपल सा रिलेशन था ये। तो अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दूं, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आप लिखेंगे क्या? dv बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट ही रेडियस होता है, तो d ओमेगा बाई डी टी। अब dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, r
अल्फा हो गया आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीजिए ये रिलेशन है आपका लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। हाँ, अगर आपके मन में आता है कि सर इसका वेक्टर फॉर्म भी बता दीजिए, सो जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, देखिए मैं तो यही बार बार बोलता काश आपको याद हो, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया तो थोड़ा सा फिर आप पीछे छूट जाएंगे। तो थोड़ा सा काइंडली ना रिवाइज करते रहा करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का जो हमारे पास अगर मैं मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी है तो वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमारे पास होता है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव कर देते हो तो उस कंडीशन में v की जगह पे आ जाएगा a वेक्टर, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा अल्फा वेक्टर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा r वेक्टर। तो बस इस तरीके से आपको ये वाला जो है वो शो करना होता है। तो अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी के सारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा, और वहां पर आपको बताऊंगा कि इस एक्सेलरेशन के अलावा भी एक एक्सेलरेशन होती है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको मैं कि इस कंडीशन में ये वेक्टर फॉर्म है, ये हमारा नॉर्मल ए इज इक्वल टू आर अल्फा फॉर्मूला है, और अब हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो एक्चुअलिटी में इसी के बेसिस पे करने हैं। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके न्यूमेरिकल्स की तरफ, ताकि आप आसानी से इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके इनके बारे में और अच्छे से जान सकें। चलिए, तो देखिए ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन, या आप न्यूमेरिकल जो भी आप कहना चाहें वो आपका है। और कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए सबसे पहले तो आप इसको समझे कि क्या दिया है और कैसे कैसे सब दिया हुआ है। हमने यहां पर करना है इसका सॉल्यूशन। A body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे मास दिया गया है जो कि 10 kg का है, आपको डायामीटर दिया है, और आपको याद हो तुम्हारे फॉर्मूलाज के अंदर सिर्फ रेडियस होता है, तो रेडियस निकालने के लिए हम डायामीटर का आधा कर देंगे, तो 0.20 मीटर आ जाएगा। फिर कहता है कि 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो ढंग से देखी होगी तो वहां पे मैंने बताया था जब एनीथिंग पर सेकंड दिया होता है तो उसको फ्रीक्वेंसी देते हैं, बट यहाँ पे एनीथिंग पर मिनट है तो क्या हो गया, क्या हम उसको सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये है 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट का, तो इसको रेवोल्यूशंस तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, पर मुझे पर सेकंड चाहिए, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको ऐसा लिख दिया है। अब उसने मुझे बोला है कि मुझे पहले तो लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करें, कोई मुश्किल नहीं है। लीनियर वेलोसिटी जो है वो r इंटू ओमेगा से आ जाती है। अब सवाल ये कि सर यहाँ पे ओमेगा तो दिया नहीं है। देखो ओमेगा नहीं दिया तो इसका मतलब ये था ना कि हमारे से होगा नहीं, हम 2 मिनट में कर लेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें ओमेगा निकालना है, और ओमेगा निकालने के लिए हमें 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी करना होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि v इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई न्यू हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास v की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो v इज इक्वल टू आर 0.20 डाला मैंने, इंटू 2 पाई किया, साथ में मैंने डाल दिया 1000 डिवाइडेड बाय 60। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, पाई की टर्म्स में निकाला हुआ है, तो 20/3 पाई मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको और प्रिसाइजली करना है तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 डाल दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट के आंसर, अगर वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोल रहा है तो मैंने अभी बताया कि वो r ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0.20 इंटू, अब इस कंडीशन में आ जाएगा ब्रैकेट में 2 पाई इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 होल स्क्वायर अगर किया जाएगा
तो फाइनल आंसर हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज 2000 अपॉन 9 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपना ये वाला जो पार्ट है इसको कर सकते हैं। वैसे देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट स्टिल अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ बताना। बहुत सिंपल है, आराम से फॉर्मूला पुट करना है और आपका ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, ओके। सो देखिए कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ अ फैन ब्लेड 0.30 मीटर इन डायमीटर रोटेटिंग एट 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखिए वही सेम चीज है यार। चलिए कोई बात नहीं, एक दो बार करेंगे तो अच्छी तरह आ जाएगा ना आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। दिस इज 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 करके सेकंड्स कर देता हूँ। चलो इस बार कट भी कर देते हैं, ये 20 आ गया, तो ये आ गया 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड आपके पास आ चुका है। अगर आपने ओमेगा फाइंड करना है तो जस्ट 2 पाई न्यू आपको करना है, तो 2 पाई इंटू 20 आप यहाँ पे करेंगे तो 400 नहीं 40 है ना, और 40 पाई जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपके पास 40 पाई। 40 पाई क्या, दैट इज रेडियन पर सेकंड आपके पास यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालिए, तो A इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर जस्ट आपने करना था। अब क्योंकि मुझे डायमीटर दिया गया है उसका हाफ करेंगे तो 0.15 हमारा रेडियस बनेगा। ओमेगा स्क्वायर मतलब 40 पाई का होल स्क्वायर आपका हमने यहाँ पे किया, पाई की वैल्यू हमने 22/7 डाल दी, सॉल्व कर दिया, तो फाइनल आंसर है 2368.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ऑफ कोर्स मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप 11th क्लास के अंदर कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, अदरवाइज मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आप करके देखिए, अगर आंसर मैच नहीं भी किया, बट तरीका एग्जैक्टली यही रहेगा, मैच करना चाहिए वैसे ही है। अगर नहीं किया तो इसका मतलब सिर्फ यही कि कैलकुलेशन एरर है, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। इस मेथड से जब आप करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल है यार, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए कि एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूविंग अलोंग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशंस इन 10 सेकंड्स। ओके, तो 7 रेवोल्यूशंस वो 10 सेकंड में कर रहा है। सो शुरुआत भी यहीं से करूंगा। एक्चुअली ये क्या दिया हुआ है आपको पता है, आप चाहें तो इससे फ्रीक्वेंसी पहले हम फाइंड करेंगे। कैसे, 7 रेवोल्यूशंस है ना, नहीं, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो हम कहेंगे इन 100 सेकेंड्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर कितना, 7 रेवोल्यूशंस है ना। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, क्योंकि इसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और वो आ जाएगा 7/100 करके, दैट इज रेवोल्यूशन पर सेकेंड आप इसको फिर लिखेंगे। तो अब सबसे पहले बोला एंगुलर स्पीड निकालो यार, बहुत आसान है। पहले स्टेप में ओमेगा निकालने को बोल रहा है जो कि 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी होगा, तो 2 इंटू पाई इंटू न्यू मतलब 7/100 में यहाँ कर दूंगा, सोल्व करेंगे तो 0.44 रेडियन पर सेकंड आएगा। देखिए यूनिट्स में गलती बिल्कुल मत करना, सबसे बड़ी मिस्टेक फिजिक्स में मुझे अजीब लगता है कि यूनिट्स की गलती क्यों हो रही है। यूनिट्स की गलती नहीं होनी चाहिए यार, बहुत सिंपल चीजें होती है ये, काइंडली इस बात का ध्यान रखें। ओके, एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। r की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो मतलब 12/100 करूंगा ताकि पहले तो मीटर बने, और साथ में ओमेगा दैट इज 0.44 यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी। बस जी, तो आपने इसको सॉल्व करना है 5 पॉइंट, 1 मिनट,
आपके पास यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा 0.0528 मीटर पर सेकंड आपके पास आएगा। सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 5.28 सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? आंसर है नो। मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी लगातार आपकी चेंज होती रहती है, तो इससे वो एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन मानता हूं पॉइंट करता है टुवर्ड द सेंटर, लेकिन अगर उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो हर बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए वो एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या है? वेरिएबल है। इसके बाद आता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल है। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि A इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, जस्ट आपने यहाँ पे करना है। सो अगर R मैं 12 सेंटीमीटर ही मान लो डाल देता हूँ और ओमेगा स्क्वायर तो मतलब आ गया 0.44 होल स्क्वायर कर देते हैं तो 2.32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। अगर मीटर के टर्म में देखें तो 0.0232 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। और लास्ट में बताता है कि व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए इसका बड़ा सिंपल आंसर है, इसका आंसर है 0। अब बोलेंगे 0 क्यों है? क्योंकि ये 100 सेकंड में 7 रेवोल्यूशन करता है, मतलब घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से शुरुआत करी थी। तो जब एक बॉडी जिस पॉइंट से शुरुआत करता है और वहीं पे दोबारा पहुंच जाए तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसलिए यहां पे आंसर 0 आएगा। और इस तरीके से आपने अपना ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये सॉल्व करना था। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ और उसके बाद हमारा ये पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाएगा। देखिए एटलीस्ट आधे पौना घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, फ्री ऑफ 10-10 15-15 मिनट में इतनी तैयारी नहीं हो पाती, क्या करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अगर मान लो एक टॉपिक भी कराऊं तो इतना अच्छे से करा दूं कि उसके ऊपर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसानी से कर सको। ठीक है, तो इसलिए टाइम लग सकता है, बट ट्राई मेरी यही कि अच्छे से करवाऊं आपको एक ही बारी में। सो द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज, रेडियस आपको दिया हुआ है, सो रेडियस इस बार दिया है 1.5 10⁻11 मीटर। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द एंगुलर एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ थ्रू हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 days। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहली बात हम यहां पर इस बार रेडियस हमें दिया हुआ है, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ये मुझे निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ओमेगा फाइंड करेंगे। ओमेगा जो होता है वो 2π/T से किया जा सकता है। जहां तक 2π की बात है उसको एज इट इज रहने दीजिए, बट जहां तक टाइम की बात है, एक सन के अराउंड जब एक अर्थ रिवॉल्व करता है तो वो 365 डेज लगाता है। तो नीचे आ जाएगा 365 डेज। अब एक डे में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं और उन 60 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और तब जाके आपको आपकी एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके आंसर 1.99 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकंड आपको मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़े आराम से किया जा सकता है। उसके बाद कहता है कि मुझे एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए जहां तक एंगुलर की बात करें तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सो दिस इज 1.99 10⁻⁷ रेडियन पर सेकंड। बट अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करता है तो v फाइंड करने को बोल रहा है और वो r ओमेगा से कैलकुलेट किया जा सकता है। r की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 है और ओमेगा है 1.99 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर है 2.99 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखिए मैं टाइम नहीं लगाना चाहता इस कैलकुलेशन के चलते, मेरा काम है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, कॉन्सेप्ट समझाना, बस वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप कर लो, नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर। अच्छा, इसमें बड़ा एक हैरानी और मजेदार वाली बात भी है। अगर ISC स्टूडेंट हो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो लगाओ कैलकुलेशन और हमसे निकाल लो, बट अगर CBSE वाले हो तुम
तो भाई फिर कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करिए, ठीक है। सो ये है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ये है हमारी लीनियर वेलोसिटी। अब सवाल नेक्स्ट बड़ा बहुत बढ़िया सवाल था आपका, कहता है कि 2 दिन के हिसाब से बताइए कि भाई ये कितने एंगल टर्न करेगा। मतलब अगर मान लो इनिशियली यहां से शुरू हुआ तो 2 दिन के बाद ऑब्वियस अर्थ यहां पे कहीं आ जाएगा, तो ये कितना एंगल होगा, ये एंगल वो फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। बेसिकली रेडियंस फाइंड करने की यहां पे बात हो रही है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है वैसे तो, बताओ देखिए कैसे करते हैं। ओके, अगर मैं एंगल की बात करूं तो मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं कि जो 2 पाई रेडियन इज कवर्ड बाय अर्थ इन 365 डेज, ठीक है। या फिर काम करता हूं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं यार एक सेकेंड करना ही पड़ेगा, हाँ अब ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा कि इन 365 डेज, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अर्थ इज कितना, 2 पाई रेडियंस। आप जानते हो ना कि एक पूरा चक्कर घूम के जब वापस आते हैं तो टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री, और रेडियंस में क्या हो जाता है, 2 पाई रेडियंस। सो इन 2 डेज, यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं, कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 पाई बाय 365 करेंगे फॉर 1 डे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। अब आपने पाई की वैल्यू 3.14 डालना है, इसको सॉल्व करना है तो 0.0344 रेडियंस हमारा आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से आप अपना ये एंगल फाइंड कर सकते हो। तो आई होप इन सभी न्यूमेरिकल से और आज की थ्योरी से आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ड्राइव कैसे किया जाता है, और खास तौर पे इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बट जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।